जो खबर है वो खबर कई बार नहीं होती है। एक कॉलम हेडलाइंस छपते हैं तो कई बार वो एट कॉलम की नहीं बल्कि सिंगल कॉलम की खबर होती है, और कई बार जो सिंगल कॉलम की खबर होती है उसको 8 कॉलम में छपा जाता है। तो चूँकि जो एडवर्टीज़मेंट जो इंडस्ट्री है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, अखबार या टीवी या और दूसरी चीज़ें। तो जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं वो आपका एडवर्टाइज़र है, तो आप कैसे उसके खिलाफ लिखेंगे? वॉर इसलिए हो रहा है क्योंकि वॉर इकोनॉमिक्स होता है। वॉर इकोनॉमिक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप एक कंधा ईजाद किया आपने, आपको कंधा बेचना है, तो आप बाल वालों को बेचेंगे, गंजों को तो नहीं बेचेंगे। जिनके सर पे बाल नहीं वो कंधा क्या करेंगे? तो डॉलर के ज़रिए जो है दुनिया में अमेरिका की हुकूमत चल रही है, और अमेरिका की हुकूमत चल रही है डॉलर की वजह से, और डॉलर जो है बचा हुआ है डिफेंस की वजह से अमेरिका का। अच्छा, अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है डिफेंस के मामले में, बल्कि यार आप कहिए ऑफेंस के मामले में। और रशिया का जो गैस पाइपलाइन है अंडर सी, जो पूरा यूरोप को गैस सप्लाई करता है ना, 50% ऑफ यूरोप गैस कम्स फ्रॉम रशिया। तो उन्होंने जो नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन है उसमें से एक पाइपलाइन को उड़ा दिया। अब किसने उड़ाया तो सबको पता है कि किसने उड़ाया। तो क्यों उड़ाया गया? इसलिए कि ताकि आपको ज़बरदस्ती इस लड़ाई में शामिल कराने के लिए। आपका स्वागत है सर लॉजिकल बातचीत पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लॉजिकल बातचीत के व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम, आदाब, और यहाँ पे इस मंच पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस को सर आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मैं किशनगंज के सरायपुरी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई। वहाँ से स्कूलिंग किया मैंने कॉमर्स में उसकी। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। उसके बाद मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया। उसके बाद 2006 में मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से मैंने जर्नलिज़्म किया। इस दौरान मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की 1-2 साल। और उसके बाद मैंने पहली जॉब जो है इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा न्यूज़ एजेंसी है पीटीआई के बाद, जो अब रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है, तो उसमें मैंने काम किया। अच्छा। उसके बाद सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन जो सहारा समय है, उस चैनल के लिए भी मैंने कुछ दिनों काम किया। उसके बाद 2010 में मैं दोहा, कतर की राजधानी दोहा, वहाँ पे एक इंग्लिश डेली है न्यूज़पेपर पेनिनसुला, उसमें मैंने एज ए बिज़नेस और इकोनॉमिक्स रिपोर्टर काम किया। और बाद में जब मैं वहाँ सीनियर हो गया तो एज ए बिज़नेस और इकोनॉमिक्स हेड भी काम किया। सर आप नेशनल मीडिया छोड़कर ये सर किशनगंज आप क्यों आ गए? देखिए, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, मीडिया तो मीडिया है। और जब मैं कतर गया था तो पहले से इरादा था मेरा कि मैं 8-10 साल से ज़्यादा नहीं रहूँगा वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ से वापस आने की कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो है वो ये कि मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, जो कि 100 साल की उम्र पाए। अच्छा। और अभी 5 अगस्त को उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाह। और 2019 में उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, अच्छा। और वो काफ़ी बिस्तर में आ गए थे, और उनको ज़रूरत पड़ी। और हमको लगा कि औलाद बुढ़ापे की लाठी होती है। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि लाठी कहीं और, बूढ़ा कहीं और, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है। और माँ बाप अगर अच्छी तालीम दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कनाडा और अमेरिका चले जाएं और वहाँ जा कर के अपने माँ बाप को भूल जाएं। ये मैं सबसे कहूँगा कि बुरे वक्त में माँ बाप के साथ होना चाहिए, और करियर और अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। ठीक है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और अपॉर्चुनिटीज़, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन जो जो फैमिली एथिक्स है, सोशल जो वैल्यूज़ हैं, उसको हमको रिस्टोर करना चाहिए, जिसमें काफ़ी डिग्रेडेशन हो रहा है। और वालिदैन के जो हुकूक हैं हमारे ऊपर, सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हमारे हुकूक हैं वालिदैन के ऊपर, वालिदैन के भी कुछ हुकूक होते हैं औलाद के ऊपर। बिल्कुल। तो उसको बखूबी अंजाम देना चाहिए जितना हो सके। जी, इसी वजह से मैं इंडिया आने का रुख किया, और जिस सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया, क्योंकि इतनी कम उम्र में मैं लगभग दर्जन से ज़्यादा कंट्रीज़ में जाकर के रिपोर्ट करने का मौका मिला।
तो जिस सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया तो मुझे लगता है कि उस सोसाइटी को मैं थोड़ा-सा कुछ रिटर्न करूँ। तो ये वजह थी आपकी किशनगंज आने की। सर फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? फ़िलहाल मैं एक स्कूल चला रहा हूँ। मैंने एक स्कूल एस्टैब्लिश किया है जिसका नाम न्यूटन एकेडमी है, सरायपुरी में। उस स्कूल को कायम करने की वजह ये है कि जिस स्कूल से मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हासिल किया, वो स्कूल बंद हो चुका है और मुझे लगता है कि अगर वो स्कूल नहीं होता तो मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं हो पहुँच पाता। तो स्कूल जो है बहुत ज़रूरी है और क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और जो लोग शहर में नहीं रहकर गाँव में रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से भी हो, चाहे नौकरी की वजह से, ब्रेड बटर की वजह से या वालदेन की वजह से या अपने प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए, तो उनके बच्चों को मतलब क्वालिटी एजुकेशन से डिप्राइव नहीं होना चाहिए। ठीक है? उनके बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, जैसे दूसरे लोग जो शहरों में, बड़े-बड़े शहरों में या कस्बे में रहते हैं, उनको भी मिलना चाहिए। व्हाई शुड दे बी डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन? तो मैंने वहाँ पे एक छोटा-सा इदारा कायम किया है और इट्स हम्बल बिगिनिंग और मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे टीचर्स रखूँ और वहाँ से जो बच्चे निकले वो भी न्यूटन एकेडमी कायम करने की पोज़ीशन में हो और चिराग से चिराग जले। जी, जी, बिल्कुल। और हम क्यों पढ़ें? पढ़ाई सिर्फ़ नौकरी करने के लिए नहीं, ब्रेड विनर ये बन जाएँगे आप, अच्छी अच्छी नौकरी करेंगे, इंजीनियर बन जाएँगे, डॉक्टर बन जाएँगे। आइडियल सिटीज़न जिसको बोलते हैं, बिल्कुल, वो बगैर पढ़ाई के बहुत बहुत मुश्किल है, आइडियल सिटीज़न बनना। सही बात। जो सोसाइटी के अदरवाइज़ आप सोसाइटी के लिए लायबिलिटी रहते हैं। हुँ, अगर सोसाइटी के लिए एसेट बनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वरना आप सोसाइटी के लिए बोझ रहेंगे। कि आज हमारी कम्युनिटी एजुकेशन में इतनी पीछे क्यों है? इसकी क्या वजूहत हैं? हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीछे है या नहीं है, तो हम जो गवर्नमेंट का जो डेटा है हम लोग, लेकिन ये है कि क्या पीछे रहने के वजूहात क्या हैं? इकोनॉमिक रीज़न्स हो सकते हैं, सोशल रीज़न्स हो सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन ये सारे रीज़न्स जो है एक-एक करके मैं नलिफ़ाई करूँगा। जैसे मान लीजिए कि सोशल रीज़न्स, जैसे जिस मज़हब का जो पहली आयत है, इक़रा, इक़रा, है ना? उसकी जो रिलीजियस बुक्स है मुस्लिम्स की, कुरान, कुरान में सबसे पहली सूरत नाज़िल हुई इक़रा। पढ़ अपने रब के लिए, ठीक है? ये नहीं कहा कि धर्म की किताबें पढ़ो या इसकी किताबें पढ़ो या उसकी किताबें पढ़ो। जैसे कहते हैं कि जैसे नॉलेज है या हुनर है, मोमिन का खोया हुआ असासा है, उसको हासिल करो। चा चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, ठीक है? कुछ लोग ज़ईफ़ हदीस कहते हैं कि चीन भी जाना पड़े तो आप जा सकते हैं, नॉलेज हासिल करने के लिए। जैसे आपको याद होगा कि जंगे बदर में बहुत सारे जो यहूदियों को या कुफ़ार को पकड़ लिया गया था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम जो लोग जज़िया नहीं अदा कर सकते या जो पैसे नहीं दे सकते हैं रिलीज़ करने के लिए या फ्री करने के लिए, वो कुछ सहाबा को पढ़ा दे, 2-4 लोगों को पढ़ा दे और वो उसको आज़ाद कर दिया जाए। तो पढ़े की इतनी अहमियत है जिस मज़हब में, तो वहाँ वहाँ के लोग क्यों पीछे रह गए? तो इसकी वजह ये है कि इकोनॉमिक रीज़न्स भी बहुत सारे होते हैं और जैसे आज़ादी हुई, पार्टीशन हुआ, तो जो वेल ऑफ मुस्लिम्स थे, जो खाने-पीने मतलब संपन्न परिवार जिसको कहते हैं, वो लोग बहुत सारे माइग्रेट करके बांग्लादेश चले गए, कुछ पाकिस्तान चले गए। इ ठीक है? तो उसके वजह से भी इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है? मुल्क को भी नुकसान हुआ। हुँ, तो इसके पीछे ये वजूहात हैं कि कुरान और हदीस से हट गए और जिस कौम का जो होली बुक है उसमें जब पढ़ाई के ऊपर ही इतना एम्फेसिस और स्ट्रेस दिया गया है, तो वो क्यों पढ़ने में पीछे रह गई। तो अब ये है कि कहते हैं ना इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो लोगों के अंदर एक पढ़ाई का रुझान पैदा हुआ है। लेकिन अब ये नहीं होगा कि हमारे पास ये नहीं था तो नहीं पढ़ पाए, वो रिसोर्सेज़ नहीं था तो नहीं पढ़ पाए। बहुत सारे लोग बिना रिसोर्सेज़ के, नेग्लिजिबल रिसोर्सेज़ के पढ़ लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए, तो वो तो उनके फ़ादर जो है फ़िशरमैन थे, बल्कि उनके पास अपना बोट भी नहीं था। दूसरे का बोट लेकर के फ़िशिंग करते थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आप जब उनकी बुक है विंग्स ऑफ फायर उसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि उनके लाइफ़ में कितने मतलब स्ट्रगल भरा ज़िंदगी है। जैसे लोग कामयाब हो जाते हैं तो सिर्फ़ कामयाबी को देखते हैं, लेकिन ये है कि उसके पीछे का जो जर्नी है, जो स्ट्रगल है उसको कोई नहीं देखता। सही वो अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा अच्छा शेर है कि कोई ये फूल मुझको कोई विरासत में मिले हैं,
तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। देखा, बेशक। तो फूल तो माला तो हर कोई देखता है, लेकिन उस फूल और माला तक जब पहुँचने की जो जर्नी है वो कोई बहुत स्मूथ नहीं होता है। उसमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं और हर इंसान चैलेंजेस फेस करता है। चाहे वो मिलियनेयर का बच्चा हो, चाहे बिलियनेयर का बच्चा हो या एक ऑर्डिनरी आदमी हो, चैलेंजेस होते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आते हैं। बेशक। जी। ने इंटरनेशनल मीडिया में काम किया है। इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया में क्या डिफरेंसेस है सर? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, इनका अपना कोई फंड नहीं होता है, ठीक है? तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी जो मीडिया है, वो प्रोफ़ेशनल मीडिया है, प्रोफ़ेशन हो गया ये, मतलब ब्रेड बटर से जोड़ दिया गया है मीडिया को। वो ज़माना और था जब गांधी जी अखबार चलाते थे और लोग फ्रीडम फाइटर्स जैसे मान लें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल और अल बिलाग चलाते थे। तो वो कोई ब्रेड बटर के लिए नहीं चलाते थे, वो लोगों में बेदारी के लिए, मुल्क में जो अंग्रेज़ों का जो ऑपरेशन था, जो एक्सप्लॉयटेशन था, उसके बारे में लोगों को जगाने के लिए वो अखबार चलाते थे। पैसे बनाने के लिए नहीं चलाते थे। अभी का जो मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया जिसको बोलते हैं, हुँ। चाहे वो डिजिटल हो या प्रिंट हो या टीवी हो, उस तमाम मीडिया जो है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हैं और जो चैनल में जो काम करते हैं, जैसे वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी यानी कि उसका ब्रेड बटर उससे चल रहा है। तो जो खबर है, वो खबर कई बार नहीं होती है, ठीक है? जो हेडलाइन्स 8 कॉलम हेडलाइन्स छपते हैं, तो कई बार वो 8 कॉलम की नहीं बल्कि सिंगल कॉलम के लाइक खबर होती है और कई बार जो सिंगल कॉलम की खबर होती है, उसको 8 कॉलम में छपा जाता है। तो चूँकि जो एडवर्टाइज़मेंट जो इंडस्ट्री है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना अखबार या टीवी या और दूसरी चीज़ें। तो जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, वो आपका एडवर्टाइज़र है, तो आप कैसे उसके खिलाफ लिखेंगे? समझ रहे हैं बात को? तो आप सीधा-सीधा तो आपका ब्लड लाइन है वो, तो अगर उससे पंगा लेंगे या उसके खिलाफ लिखेंगे तो यू विल बी थ्रोन आउट, यू विल बी स्क्वीज़्ड, ठीक है? और अभी बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं, तो उनको उनको लगता है कि मीडिया का जो पावरफुल जो टूल है मीडिया, उसके पावर को समझते हुए सब लोग अपना-अपना अखबार खरीदते हैं, टीवी चैनल्स रखते हैं और बड़े-बड़े जो पत्रकार को हायर करते हैं और डंडियाँ मरवाते हैं मतलब, यानी कि खबर को दबाते हैं, खबर को उभारते हैं। तो जिसको दबाना होता है तो उसको उभार देते हैं और जिसको उभारना होता है तो उसको किल कर देते हैं। तो ये चाहे वो लोकल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, सबका यही हालत है और मीडिया इज़ डाइंग इट्स हाँ, तो ये जो अल्टरनेटिव मीडिया है, जैसे सोशल मीडिया है, तो इसमें बहुत मिनिमम खर्च पे काम हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, द इकोनॉमिस्ट है, न्यूज़वीक है, इस तरह टाइम मैगज़ीन है, ये सब एडवर्टाइज़मेंट में डिपेंड करता है। तो जब आप उस अगर एक अखबार की कीमत अगर ₹10 है, अगर कोई इसको ₹100 देता है, तो वो मालिक उसको बेच देता है। मिसाल के तौर पर आप अमेज़न को देख लीजिए। अमेज़न एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कंपनी है, ठीक है? उसको अखबार की क्या ज़रूरत है? उसने वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे पास जब इतना एसेट है, हमारा जब इतना बिज़नेस एम्पायर है, तो उस एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको गन चाहिए। तो मीडिया इज़ लाइक अ टूल, पावरफुल टूल, तो वो चाहिए उसको, इसलिए उसने खरीदा है। अभी देखिए हमारे जो इंडिया में जो कॉर्पोरेट घराने हैं बड़े-बड़े, हमको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हुँ। हम ले भी सकते हैं। आप जानते हैं कि वन आफ्टर अनदर वो लोग जो मीडिया चैनल्स खरीद रहे हैं, अखबार खरीद रहे हैं। हुँ, हुँ। जो लोगों को नहीं खरीद पा रहे हैं, वो अखबार टीवी चैनल को खरीद लेते हैं। सही बात। तो ये एक प्रीडेटरी बायक है, ठीक है? आवाज़ खरीदते हैं, वॉइस खरीदते हैं। जी, तो मीडिया की सूरत-ए-हाल जो है कमोबेश मतलब नेशनल लेवल पे जो है, वो इंटरनेशनल लेवल पे ही है। हाँ, जो अल्टरनेटिव मीडिया है, उससे उम्मीद लगाई जा सकती है। अच्छा। जी, सर आप तो इंटरनेशनल मीडिया में काम कर चुके हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? देखिए इंटरनेशनल मीडिया में मैंने काम किया है, वहाँ पे भी अच्छा एक लिबरल माहौल होता है काम करने के लिए। लेकिन चूँकि वही आपका जो ब्रेड बटर है, वो एडवर्टाइज़मेंट पे जुड़ा हुआ रहता है। तो अब हर कंट्री का जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में मीडिया के ऊपर आज़ादी है। जैसे मतलब ऑन पेपर कि इंडिया जो है, इंडिया में जो मीडिया है जो फ्री है। तो फ्री है तो जो ग्लोबल मीडिया इंडेक्स वो इंडाइसेस वगैरह छपते हैं, तो उसमें हम बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंडिया इंडिया जो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, हर हर मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन अपनी बात कहने का, छापने का, लिखने का के लिए मतलब आज़ाद है। तो फिर
ग्लोबल इंडेक्स में इतना पुअर परफॉर्मेंस क्यों है, हाँ, ये सोचने का विचार है। तो ये सोचने की ज़रूरत है। तो उसी तरह इंटरनेशनल मीडिया का भी यही सूरत हाल है। जैसे बहुत सारे मतलब दर्जनों स्टोरीज मैं कोट कर सकता हूँ, जहाँ बड़े-बड़े जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क हो या इकोनॉमिस्ट हो, वो अब डंडियाँ मारते हैं, गलत खबर छापते हैं, फिर अपोलोजाइज़ करते हैं। कई-कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने तो गलत खबरों से वॉर क्रिएट कर दिया, वॉर किया। कई-कई लीडर्स जो है गल्फ कंट्रीज़ के, दे वर ओवरथ्रोन फ्रॉम चेयर, और बाद में उन्होंने कहा कि वी आर सॉरी फॉर पब्लिशिंग रॉन्ग स्टोरीज़। तो उन्होंने अपोलोजाइज़ कर लिया। तो सिर्फ़ अपोलोजाइज़ करने से तो काम नहीं चलता है ना। तो ये एक ही सूरत हाल है। अच्छा, सर जैसे कि आपने वॉर की बात कही, तो दुनिया में आज वॉर क्यों हो रही है सर? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने, वॉर क्यों हो रहा है? वॉर इसलिए हो रहा है क्योंकि वॉर इकोनॉमिक्स होता है। वॉर इकोनॉमिक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप एक कंघा ईज़ाद किया आपने, आपको कंघा बेचना है, तो आप बाल वालों को बेचेंगे, हुँ। गंजों को तो नहीं बेचेंगे, जिनके सर पे बाल नहीं, वो कंघा क्या करेंगे? तो वॉर इसलिए होता है कि दुनिया में जो वेपन मैन्युफैक्चरर्स है, जो हथियार बनाते हैं, तो हथियार बनाना है तो बनाते घर पे रखने के लिए तो नहीं बनाते, बेचने के लिए बनाते हैं। तो वो क्यों कोई खरीदेगा? जब तक वॉर नहीं होगा, जब तक थ्रेट नहीं होगा, तो क्यों खरीदेगा? तो अभी वॉर इसलिए हो रहा है दुनिया में, जैसे आप यूक्रेन की वॉर देख लीजिए या गल्फ वॉर देख लीजिए या जो मिडिल ईस्ट में जो गज़ा में हो रहा है। गज़ल में। तो बेसिकली क्या है, दुनिया में अभी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी चल रही है। अच्छा। जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगा? दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट तो रहेंगे, देयर विल बी पीपल इन द गवर्नमेंट बट दे विल नॉट बी इन पावर। गवर्नमेंट में रहना और पावर में रहना दो अलग-अलग चीज़ है, ठीक है? आप सरकार में आप बस ड्राइवर हैं, आप बस चला रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आप बस को जहाँ मर्ज़ी वहाँ लेके जाएँगे। आपका स्कूल का डायरेक्टर या आपका जो स्कूल में जो मैनेजर है, वो जहाँ बोलेगा वहीं लेके वहीं लेके जाना। तो ग्लोबल गवर्नमेंट होगा, जो की डिसीज़न्स होंगे दुनिया के, हुँ। वही लोग लेंगे, ठीक है? कुछ चंद फैमिलीज़ होंगे, 500 फैमिलीज़, वही लोग की डिसीज़न्स लेंगे, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड फाइनेंस या वर्ल्ड बैंकिंग या जियोपॉलिटिक्स या ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स होते हैं, वो लोग लेंगे। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आप इसको अगर रिसर्च करेंगे, तो पता चलेगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्या ऑब्जेक्टिव्स हुँ। हैं। और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जैसे आप यूनाइटेड नेशंस ले लीजिए या और दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशंस, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब उतना अच्छा काम नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, लेकिन मतलब फेयरली गुड कर रहे हैं। लेकिन वो ऑर्गेनाइज़ेशंस धीरे-धीरे वीक हो रहे हैं, ठीक है? उनका से जो है बहुत वीक हो रहा है। हुँ। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना है। उसमें क्या है कि अब जैसे अभी यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका जो है सुपर पावर है, सुपर पॉप। उसी का सिक्का चलता है। सिक्का का मतलब करेंसी, करेंसी का मतलब डॉलर। डॉलर। तो दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, वो डॉलर में होता है। अभी आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो डॉलर में डिनोमिनेट करेगा। उसकी करेंसी इतना वैल्यू हो गया, डॉलर के मुकाबले में जो है उसकी करेंसी गिर गई, या उसका जीडीपी इतना बिलियन डॉलर है या मिलियन डॉलर है, ठीक है? या उसका ट्रेड डेफिसिट इतना बिलियन डॉलर है। हर चीज़ जो है डॉलर में डिनोमिनेट किया जाता है। क्यों? डॉलर जो है इंटरनेशनल डोमिनेटिंग करेंसी है, उसी में ट्रेड हो रहा है। अब डॉलर जो है 1971 के बाद जो है वो गोल्ड बैक नहीं है। निक्सन शॉप हुआ था रिचर्ड निक्सन के ज़माने में, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। पहले जो डॉलर होता था, वो गोल्ड से बैक्ड होता था, ठीक है? कि इतना डॉलर लेके आएँगे तो इतना गोल्ड मिलेगा। तो किसी वजह से, यानी कि उनको लगा कि हमारा जो है इतना गोल्ड स्टॉक नहीं है या हमारा प्रोग्रेस जो है रुक रहा है, तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो डॉलर जो है अब आउट ऑफ थिन एयर पब्लिश प्रिंट होता है। तो अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व है, ये 1913 में बना है। तो वहीं से शुरुआत हुई अमेरिकन हेजीमनी की। तो डॉलर के ज़रिए जो है दुनिया में अमेरिका की हुकूमत चल रही है, और अमेरिका की हुकूमत चल रही है डॉलर की वजह से, हुँ, हुँ। और डॉलर जो है बचा हुआ है डिफेंस की वजह से, डिफेंस। अमेरिका का। अच्छा। अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है हुँ। डिफेंस के मामले में, डिफेंस। बल्कि यार आप कहिए ऑफेंस के मामले में, ठीक है? हुँ। तो उसके जो है लगभग 700 बेसेस है वर्ल्ड वाइड, छोटे-बड़े। गल्फ में है, एशिया में है, फार ईस्ट में है, हर जगह जो है उसके बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस, कहीं नेवल बेस है, कहीं एयर एयर बेस है। तो इस तरह से जो है दुनिया को अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है या कंट्रोल करता है, ट्रेड कंट्रोल करता है। तो अब क्या हुआ कि
दुनिया में और इकोनॉमिक पावर्स जो उभरे हैं, जैसे रशिया है, चाइना है, और जो ब्रिक्स नेशंस हैं, जैसे ब्रिक्स जो एक्रोनिम है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये एक ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक जो है धीरे दिन ब दिन जो है स्नोबॉलिंग इफ़ेक्ट की तरह बढ़ता जा रहा है। अब जो है ब्रिक्स में लगभग 22 कंट्रीज़ आ चुके हैं। इनकी आबादी जो है टोटल लगभग 50% से ज़्यादा हो गई है। और वर्ल्ड ट्रेड का जो है 35 से 40% ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा है। तो ये अमेरिका को के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका की हेजेमनी को, अमेरिका का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अमेरिका का कहना है कि नो फ्रेंड इज़ परमानेंट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है परमानेंट, ठीक है? तो अब ये है कि डॉलर जो है दिन-ब-दिन जो है चैलेंज फेस कर रहा है। अभी दुनिया में कैंपेन चल रहा है डी-डॉलराइज़ेशन। तो डी-डॉलराइज़ेशन मतलब हम लोग डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। हम सामान बेचेंगे डोमेस्टिक करेंसी में, लोकल करेंसी में। जैसे इंडिया अगर मान लीजिए कि रशिया को खाना भेज रहा है या कोई दूसरी चीज़ भेज रहा है, तो वो रुपीज़ में पेमेंट कर रहा है या रूबल में पेमेंट ले रहा है। अब वहाँ से तेल ले रहे हैं। तो डॉलर का इन्वॉल्वमेंट जो है धीरे-धीरे घट रहा है। तो जब डॉलर का इन्वॉल्वमेंट घट रहा है दुनिया में, तो उसी तरह क्या होगा कि डॉलर एक दिन मुँह के बल गिरेगा। तो वो जो कहते हैं ना कि उसका सिक्का चलता है, तो उसका सिक्का चलना बंद हो जाएगा। तो अमेरिका बना है, तो उसके सिक्के की वजह से, सही बात। ठीक है? तो अभी जो है ब्रिक्स नेशंस जो है अपना करेंसी अगर लॉन्च कर देता है, अगर वो बोल देगा कि ये हमारा जो करेंसी है गोल्ड बैक है या ऑयल बैक है या कमोडिटी बैक है, ठीक है? अगर इतना कोई एक करेंसी ले लीजिए, मान लीजिए कि ब्रिक्स कंट्रीज़ का उसको फ़र्ज़ करिए कि उसका नाम कॉस्मोस रख दिया, कि अगर 10 कॉस्मोस लेके आएँगे तो इतना सोना मिलेगा या इतना ऑयल बैरल मिलेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। तो अभी अगर आप $10 लेके जाएँगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको $1-1 का 10 नोट लेके जाएँगे, तो आपको $10 का 1 नोट दे देगा, गोल्ड तो नहीं देगा आपको। ना, ना। तो एक इसको कहते हैं फ़िएट करेंसी। अच्छा। डॉलर जो है फ़िएट करेंसी, जिसका मतलब कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। हुँ। उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आप मान लीजिए एक कॉइन है, तो उस कॉइन में कुछ मेटल लगा हुआ है, 10 ग्राम मेटल है। तो 10 ग्राम मेटल को अगर आप मेल्ट करके कुछ बनाएँगे तो वो बनेगा, क्योंकि उसकी एक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन पेपर करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू तब तक है जब तक आप मानते हैं या दुनिया मानती है। जब दुनिया कहेगा कि हम नहीं मानते तो फिर उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, 0 हो गई। ठीक है? तो अभी ये खेल जो है, ये लड़ाई जो है, इसी वजह से है कि डी-डॉलराइज़ेशन के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है दुनिया में और यूनिपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बन रहा है, उसी की वजह से अमेरिका में बेचैनी है। और अब बात कर रहे थे हम लोग यूक्रेन वॉर की। बेसिकली यूक्रेन वॉर जो है ना, एक दिन में बंद हो जाएगा। अगर यूक्रेन बोल दे कि हम लोग नेटो नहीं जॉइन करेंगे, ठीक है? और वो ख़त्म हो जाएगी लड़ाई। लेकिन वो नेटो क्यों ज़रूर जॉइन करवा रहे हैं? क्योंकि रशिया जो है एनर्जी रिच कंट्री है, ठीक है? और रशिया नहीं चाहता है कि मेरे नज़दीक में, मेरे पड़ोस में नेटो फ़ोर्सेस रहें। तो रशिया ने शुरू से कहा था कि हमारे पड़ोस में जो है नेटो फ़ोर्सेस को मत रखो, मतलब ठीक है? तो लेकिन जो है वहाँ पे रेजिम चेंज किया गया। पोरोशेंकोवा शायद वहाँ के प्रेज़िडेंट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द नेम। वो भाग करके रशिया में चले गए। फिर वो एक कॉमेडियन थे, वो कॉमेडियन को वहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद फिर नेटो कंट्रीज़ ने अपना फ़ोर्स भेजा। बेसिकली अमेरिका ने अपना फ़ोर्स भेजा है ज़्यादातर वहाँ पे, वेपन्स दे रहे हैं। और जब जर्मनी और दूसरे कंट्री जब जॉइन नहीं कर रहे थे, तो उनको जॉइन करने पे मजबूर किया गया। और रशिया का जो गैस पाइपलाइन है, अंडर सी, जो पूरा यूरोप को गैस सप्लाई करता है ना? 50% ऑफ यूरोप गैस कम्स फ्रॉम रशिया। रशिया। तो उन्होंने जो नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन है, उसमें से एक पाइपलाइन को उड़ा दिया। अब किसने उड़ाया तो सबको पता है कि किसने उड़ाया। तो क्यों उड़ाया गया? इसलिए कि ताकि आपको ज़बरदस्ती इस लड़ाई में शामिल कराने के लिए। अगर नहीं शामिल होता जर्मनी और दूसरे ने यूरोपियन कंट्रीज़, तो हो सकता है कि दूसरा पाइपलाइन भी ख़त्म हो जाता। अब जो है ना, दुनिया का जो डायनामिक्स चेंज हो रहा है। जैसे अमेरिका था, अमेरिका एनर्जी इम्पोर्टर था, अब एनर्जी एक्सपोर्टर हो रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। जैसे शेल गैस रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पे। तो अमेरिका जो कंट्री दुनिया का लार्जेस्ट एनर्जी इम्पोर्टर था, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? किसको करेंगे? जो लोग दूसरे से खरीदते हैं उसी को करेंगे। तो अब क्या है कि अब इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है, ये आप रशिया से गैस मत खरीदो, तेल मत खरीदो, नहीं तो हम तुमको टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगा 25% ऑलरेडी लगाया था। अब सेकेंडरी टैरिफ लगाया 25%, 50%। टोटली 50% हो गया। हुँ, हुँ। सेकेंडरी टैरिफ का मतलब ये हुआ कि हम तो इसलिए टैरिफ लगाए थे 25% के ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये 25% जो लगाया कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं,
तो रशिया की इकोनॉमी को मदद कर रहे हैं। हम उसको चाह रहे हैं कि वो क्रश हो और आप रशिया से सामान खरीद रहे हैं। इस वजह से हम लगा देंगे। ये वैसे ही हो गया कि जैसे आप मेरे दुश्मन से बात मत करिए। मतलब आप अरे! ये मेरा दुश्मन है, तो मैं बात आपको भी मना कर रहा हूँ कि आप मेरा दुश्मन है, तो आपको भी नहीं बात करना उससे। तो ये जो गाँव में जो बच्चे करते हैं ना, छोटे बच्चे लड़ते हैं कि उससे बात मत करो, उससे उसके घर मत जाओ। तो ये ऐसे ही चल रहा है। तो अभी यूक्रेन और रशिया दोनों जगह जो इकोनॉमिक लॉस को छोड़िए, कोलैटरल डैमेज बोलते हैं उसको। लेकिन जो ह्यूमन लॉस है, उसका नंबर्स देखिए आप, इट्स नियरली अबाउट 1 मिलियन 10 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं दोनों साइड में। लेकिन ये जंग जारी है क्योंकि उनको लगता था कि रशिया जो है धीरे-धीरे अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी तो रशियन इकोनॉमी विल कोलैप्स। उसके बाद फिर हम चाइना को देख लेंगे, ठीक है? मतलब रशिया के बाद जो है ऑन द फायरिंग लाइन चाइना रहना है, ठीक है? तो ये जो ब्रिक्स ब्लॉक बना है, जो अलायंस है, इससे बेचैनी है बेसिकली और ब्रिक्स का साइज़ जो है बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ईरान है, मान लीजिए, ईरान क्यों? ईरान में क्या प्रॉब्लम है? ईरान से अमेरिका को या इज़राइल को क्या दुश्मनी है? बेसिकली ईरान जो है इज़ नॉट सऊदी अरेबिया। ईरान जो है रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट गैस रिज़र्व है ईरान के पास। और अगर ईरान पे कब्ज़ा हो जाता है या ईरान में रेज़ीम चेंज हो जाता है, तो वो जो गैस तेल है, उसके ऊपर भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो ये जो लंबी कहानी है बेसिकली पेट्रो डॉलर, जो डॉलर जो ज़िंदा है आज, वो एक अमेरिका के बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हेनरी किसिंगर। जब डॉलर को लोग दुनिया में डंप कर रहे थे, तो हेनरी किसिंगर ने सऊदी अरेबिया से डील किया कि आप तेल जो है सिर्फ़ डॉलर में बेचेंगे। तो जिस डॉलर को लोग रिजेक्ट कर रहे थे, उस डॉलर को दोबारा ज़िंदा किया हेनरी किसिंगर ने। इसीलिए पेट्रो डॉलर का इजाद हुआ। पेट्रो डॉलर कोई अलग से डॉलर नहीं है, वही डॉलर जिसमें पेट्रोल बिकता है, तो उसको फिर दोबारा जो है चैनलाइज़ करके अमेरिका में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है? तो वो पेट्रो डॉलर का पार्ट नहीं है ये ईरान। तो अगर ईरान की गैस और तेल पे भी अगर अमेरिका का कब्ज़ा हो जाए या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो जाए, वहाँ रेजिम चेंज हो जाए, तो फिर एनर्जी के ऊपर जो है अमेरिका का काफ़ी से होगा एक बड़ा। तो वो जो करना चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या रशिया ब्रेक होगा? क्या क्या ब्रिक्स ब्रेक हो पाएगा? क्या ईरान में रेजिम चेंज हो पाएगा? तो ये एक डू और डाई है की सिचुएशन है अमेरिका के लिए, करो या मरो वाली बात है, ठीक है? तो इफ़ अगर ये चीज़ें 10-20 साल पहले अगर अमेरिका करता, हो सकता हो कि शायद हो जाता। लेकिन आज की हालात जो है काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि हर कंट्री जो है सेल्फ रिलायंट है और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है और अमेरिका का अल्टरनेटिव मौजूद है। अमेरिका जो चीज़ें सप्लाई करता है, चाहे वो एयरबस हो या बोइंग हो या और टेक्नोलॉजी हो, चाइना के पास भी उसका अल्टरनेटिव मौजूद है। तो ये एक टग ऑफ वॉर है, ठीक है? इसलिए रैंगलिंग है। इसी वजह से लड़ाई है और सारी लड़ाई का जड़ जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, डॉलर, डी-डॉलराइज़ेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अमेरिका अपनी बक़ा, अपनी वजूद के लिए लड़ रहा है, ठीक है? और अमेरिका का जो सुपर पावर बना है, वो किसी ने उसको प्लेट में ला कर के नहीं दिया था कि आप सुपर पावर कल से हैं। अमेरिका ने मेहनत से सुपर पावर बनाया। ब्रिटेन को पछाड़ के। पहले ब्रिटेन से पहले जो है डच थे, उससे पहले और लोग रोमन्स थे, पर्शियंस थे, ग्रीक्स थे। तो हमेशा जो है दुनिया में कुछ कंट्रीज़ की हेजेमनी रही है, जो सुपर पावर रहता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। कभी इंग्लैंड का था, कभी अमेरिका का है, कल को हो सकता है किसी और किस ब्लॉक का होगा। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऐसा चलता रहेगा। और लड़ाई जो है, ये लड़ाई बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की लड़ाई है। अभी जो इंडिया पे अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, ये टैरिफ क्या होता है सर? देखिए टैरिफ क्या होता है? टैरिफ को इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में टैरिफ कहते हैं। हाँ। उसका मतलब टैक्स ही होता है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मिसाल के तौर पर हम आपको समझाते हैं, हाँ। टैरिफ क्या होता है। जैसे आप इंडिया से कोई चीज़ भेज रहे हैं, मैंगो भेज रहे हैं अमेरिका, तो मान लीजिए कि 100 केजी मैंगो का दाम $100 है। तो अमेरिका में $100 में 100 केजी मैंगो आप बेच रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। तो आपका मैंगो जो है अमेरिकन मार्केट में ₹150 में बिकेगा। तो वो ₹150 कौन पे करेगा?
वो अमेरिकन कंज्यूमर पे करेगा। हम्म। तो अमेरिकन कंज्यूमर पे करेगा, तो अल्टीमेटली टैरिफ पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है। अरे बेकार है, हाँ। ठीक है। अब इंडिया क्या करेगा? हम्म। तो इंडिया की चीज़ें जो है इंटरनेशनल मार्केट में या अमेरिकन मार्केट में महंगी हो गई, अमेरिकन मार्केट में। तो अब अमेरिकन इम्पोर्टर जो है वो क्या करेगा? या तो वो अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढेगा कि हमको कहाँ से मैंगो लाना है, सस्ता मिले, जिसके ऊपर टैरिफ ना हो, तो वहाँ से इंपोर्ट करेगा। या तो वो खुद से मैंगो प्रोड्यूस करेगा, और मैंगो प्रोड्यूस करना कोई ओवरनाइट गेम तो है नहीं ना। कि मतलब कल को पेड़ लगाया आज मैंगो हो गया। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है। और अमेरिका अगर सिर्फ मैंगो प्रोड्यूस करेगा तो फिर लॉकहीड मार्टिन क्या करेगा? फिर वो फाइटर जेट्स कौन बनाएगा? कॉस्टिकोप कौन बनाएगा? सोफिस्टिकेटेड गन्स कौन बनाएगा? स्कैनर्स कौन बनाएगा? सिक्योरिटी वगैरह के जो इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट होता है, वो कौन प्रोड्यूस करेगा? अमेरिका अगर मैंगो प्रोड्यूस करने लग जाएगा, तो अगर सब चीज़ मैन्युफैक्चर कर अमेरिका करेगा, तो फिर चाइना क्या करेगा? तो चाइना के पास तो अपना मार्केट है, 1.5 बिलियन की आबादी है उसकी। हिंदुस्तान की आबादी 1.5 बिलियन है। तो अगर सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना अगर ट्रेड कर ले, तो 3 बिलियन होता है आबादी। मेरी दुनिया का 40% आबादी है। 40%। ठीक है। तो अब अमेरिका की आबादी है 300 लगभग 40 मिलियन। 340 मिलियन। ठीक है। तो अब वो सब चीज़ बनाएगा अगर, तो बनाए। फिर बना क्यों नहीं रहते? फिर सारी कंपनियां चाइना क्यों चली गई थी? है ना? क्योंकि चाइना में उनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला, वहाँ पे टैक्स रिबेट्स मिला, इकोनॉमिक कंडीशन मिला, बढ़िया ट्रांसपोर्ट मिला, बढ़िया बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन मिला, तब जाके वो चला गया। तो अब वहाँ से अगर कंपनियां वापस आएंगी चाइना में, ये क्या कहते हैं उसको, अमेरिका में, तो जाहिर सी बात है, जो आप ये मान लीजिए लेपल माइक खरीद रहे हैं आप 100 रुपए में, तो अमेरिका अगर प्रोड्यूस करेगा तो महंगा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उनको एक लेबर इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, वर्किंग कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे मजदूरों को। ठीक है, जॉब क्रिएट होगा अमेरिका में, लेकिन क्या अमेरिका में उस तरह के लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, या करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन वगैरह किया, तो अमेरिका ने करवाया ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके बाद डी ग्लोबलाइजेशन हुआ, क्योंकि उनको लगा कि अब चाइना और इंडिया वाले भी ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, तो उन्होंने अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया। ठीक है। अब वो रीग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, फिर डी ग्लोबलाइजेशन हुआ, अब रीग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो रूल सेट करता है, तो वो वही करता है जो सुपर पावर होता है। बाकी कंट्रीज तो रिसीविंग एंड में है। कितने रुपए में वाइन खरीदा जाएगा, कितने रुपए में क्लोथ खरीदा जाएगा, ये डिसाइड तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का वही करेगा ना, जिसका बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग होगा। तो अमेरिका का बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग है, यूरोप का बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग है, तो दूसरे कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ट्रेड से। तो अगर जैसे अगर मान लीजिए ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे, तो हो सकता हो कि ज़्यादा फेयर ट्रेड हो। तो फेयर ट्रेड होने से क्या होता है? दोनों कंट्री का ग्रोथ होता है। समझ रहे हैं? म्यूचुअल म्यूचुअल ग्रोथ होता है। तो अब ये है कि यही सब ग्लोबल रीसेट है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबल रीसेटिंग हो रहा है, और इसमें अब एआई है, डिसरप्शन है, इकोनॉमिक डिसरप्शन है, हर सेक्टर में। अब जैसे ये कोरोना हुआ, कोरोना की वजह से हर सेक्टर में डिसरप्शन हुआ, एजुकेशन के फील्ड में, ट्रांसपोर्ट के फील्ड में, एविएशन के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, यू नेम इट, अक्रॉस द बोर्ड डिसरप्शन है। ठीक है। अभी स्कूल है, स्कूल में अब कभी आपने सुना कि फिजिक्स वाला या बाईजूस नहीं था, कल तक नहीं था, नहीं। आज है। तो अब लोग पढ़ने के लिए सिर्फ स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। कि लोग जब स्कूल जाएंगे तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, हो सकता है फ्रेंड्स बनाने जाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम के लिए जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाएंगे, या और दूसरे काम के लिए जाएंगे। तो हर सेक्टर का जो है रोल चेंज हो रहा है, और जो सेक्टर अपने आप को री इन्वेंट नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, एक फ्लॉपी हुआ करती थी जो कंप्यूटर में लगता था। उसके बाद फ्लॉपी के बाद डिस्क हुआ, उसके बाद फिर अब जो है एसडी कार्ड हुआ, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड हुआ, मेमोरी कार्ड। तो अगर आप 10 साल के बच्चे को अगर दिखाएंगे फ्लॉपी, तो वो बोलेगा व्हाट इज दिस। अगर किसी 80 साल के बंदे को दिखाएंगे तो वो बोलेगा व्हाट इज दिस। तो अब ये जो है इंडस्ट्री लाइफ कितना रहा फ्लॉपी का? बहुत कम। तो इसी तरह दुनिया में जो है हर सेक्टर में डिसरप्शन हो रहा है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, हर चीज़ को रीइन्वेंट। अब जैसे मेडिकल का फील्ड देख लीजिए, है ना? अब टेली मेडिसिन हो रहा है उसमें, है ना? उसमें नैनो टेक्नोलॉजी आएगा। उसके बाद ची फाइन की वजह मदद से
अब कोई डॉक्टर मान लीजिए अमेरिका में बैठा हुआ है और आप जो है किशनगंज में बैठे हुए पेशेंट, तो हो सकता हो कि वो वहाँ से यहाँ का ऑपरेशन करते थ्रू डेली मेडिसिन। ठीक है, ये पॉसिबल है। पॉसिबल अभी कोई आदमी बोलेगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, तो स्काई इज द लिमिट। तो अब आप बच्चों को जो है इसके लिए, यंगर जनरेशन है, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो सर आपको क्या लग रहा है टैरिफ को लगाने का इंटेंशन क्या है अमेरिका का? देखिए, टैरिफ को लगाने का इंटेंशन क्या है, ये तो सबसे पहले 25% तो डायरेक्ट टैरिफ है, और बाकी 25% जो है इनडायरेक्ट टैरिफ है, मतलब सेकेंडरी टैरिफ बहुत दर्ज। यानी कि जो कंट्री ब्रिक्स का मेंबर है और रशिया से ट्रेड कर रहा है, इन्होंने कहा है कि उससे उस पर हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो इंडिया के साथ क्या है, आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है अमेरिका बेसिकली। तो आर्म ट्विस्टिंग क्यों कर रहा है? तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ चाहता है कि अमेरिका इंडिया के साथ में ट्रेड करे और दूसरे के साथ ट्रेड मत करे, और ब्रिक्स जो अलायंस बना है ब्रिक्स से बाहर निकले। ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स एक बहुत मजबूत अलायंस बन चुका है और ये थमने का नाम नहीं है। ये दिन ब दिन जो है बढ़ता ही जाएगा और इसका इन्फ्लुएंस जो बढ़ता जाएगा। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया ब्रिक्स से बाहर निकल जाए और रशिया के साथ जो है ट्रेड ना करे, चाइना के साथ ट्रेड ना करे, रशिया के साथ ट्रेड ना करे, या अमेरिका के जो इकोनॉमिक क्या कहते हैं एनिमी कहिए, या आई डू नॉट हैव द एग्जैक्ट वर्ड राइट नाउ। ठीक है, जो उसके राइवल्स हैं उसके साथ इंडिया ट्रेड ना करे, उसके साथ अलायंस ना करे। तो बेसिकली ये जो है आर्म ट्विस्टिंग डिप्लोमेसी है, और ये प्यूनिटिव मेजर है इंडिया के खिलाफ, या जिनके खिलाफ भी टैरिफ लगा रहे हैं यूएस। तो हर कंट्री का अपना अपना एक लीवे होता है, अपना एक मनोवरिंग स्पेस होता है, और रीडिस्कवर करता है। अब जैसे अमेरिका एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, तो टेम्परेरी तौर पर तो इंडिया को नुकसान हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। ठीक है, लॉन्ग रन में इंडिया भी अपना अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढेगा। ठीक है, जिससे जो चीज़ें अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है वो दूसरे मार्केट को एक्सपोर्ट करेगा, और इंडिया खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और मतलब वी आर स्टिल ग्रोइंग विद अ वेरी गुड रेट। ठीक है, 6% 7% से अगर हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा मिडिल क्या कहते हैं मिडिल इनकम का साइज अगर धीरे हर दिन बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो वी आर ऑन द टेक ऑफ स्टेज। हम लोग कोई डाउनफॉल में नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो यूएस है, जो यूरोप है, वो एक स्टेज ऑफ मैच्योरिटी में है, वो यहाँ पे डाउनफॉल में है। और और चाइना, इंडिया, और बाकी जो ब्रिक्स, ब्राज़ील, नाइजीरिया, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं, मेक्सिको और तुर्की, जो भी और भी जो ब्रिक साउथ अफ्रीका ब्रिक मेंबर्स हैं, ये सब राइजिंग इकोनॉमीज़ हैं। और ये इनका प्रोस्पेक्ट्स जो है ज़्यादा है, और हर आदमी जो है अच्छे बोट में सवार होना चाहता है। सिंकिंग बोट में कोई नहीं सवार होना चाहता है अभी। ठीक है, तो अमेरिका के बारे में अगर हम बोलेंगे कि इट्स लाइक सिंकिंग बोट, या मतलब ट्रबल्ड सिचुएशन है अमेरिका में। तो उसके साथ ज़ाहिर-सी बात है, जब अमेरिका कहता है कि नो फ्रेंड इज़ परमानेंट, ओनली इंटरेस्ट्स आर परमानेंट, तो एवरी कंट्री इज़ फ्री टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। अगर इंडिया अगर चाइना के साथ या रशिया के साथ ट्रेड अलायंस कर रहा है, या यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है इंडिया भी अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेफगार्ड कर रहा है। तो उसमें किसी को हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका विज़न क्या है सर न्यूटन अकेडमी को लेकर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, लाइफ का जो जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ईसीजी लाइन होता है, वो अप एंड डाउन होता है, वो स्ट्रेट नहीं होता है। तो लाइफ में मुझे मोनोटोनी पसंद नहीं है, इस्टो। ठीक है, अच्छा, न्यूटन एकेडमी खोलने की वजह ये है कि न्यूटन एकेडमी क्यों है, ये तो एक मेरे करियर में चेंज है। जैसे मैं एक्टिव जर्नलिज्म में था, इंटरनेशनल मीडिया में, अब मैं यहाँ पे आके न्यूटन एकेडमी खोला। न्यूटन एकेडमी का विजन मिशन क्या है, क्यों खोला वहाँ पे जाकर के एक मैंने छोटी-सी जगह में न्यूटन एकेडमी। बेसिकली न्यूटन एकेडमी खोलने की वजूहत ये है कि हमारा जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, जो सीमांचल में या ठाकुरगंज ब्लॉक है, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है काफ़ी। ठीक है, और अच्छे इदारे शायद नहीं हैं, या मुझे लगता है कि एक न्यूटन एकेडमी में जो चीज़ें मैं
लोगों को देना चाहता हूँ, उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। जैसे मैं एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि न्यूटन एकेडमी में सिर्फ हम एजुकेशन नहीं देते हैं। न्यूटन एकेडमी क्या कहते हैं उसको, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। एक इंक्यूबेशन सेंटर बनने की कोशिश कर रहे हैं हम। और हम चाहते हैं कि आने वाले जो जनरेशन है उसको उस तरह से इक्विप किया जाए, ताकि मतलब आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जैसे 5G के बाद चैलेंजेस होंगे, AI के बाद चैलेंजेस होंगे, उससे कम से कम आपको एक पतवार का सहारा मिले। और ये न्यूटन एकेडमी एक चिराग है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग है। और न्यूटन एकेडमी, हो सकता हो कि न्यूटन एकेडमी से इंस्पायर होकर के लोग बड़े-बड़े एकेडमीज़ खोलें, ठीक है? न्यूटन एकेडमीज़ में पढ़े हुए बच्चे कल को साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स बनेंगे, सोशल इंजीनियर्स बनेंगे। फिर वो एक अच्छे समाज को की तश्कील में मददगार साबित होंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक इकोसिस्टम बने, ठीक है? तो न्यूटन एकेडमी एक एज़ अ मॉडल काम करे। और न्यूटन एकेडमी का जो स्थापना किया है हमने, फाउंडेशन, वो एक गाँव में किया है, मतलब एक सेमी अर्बन एरिया है, ठीक है? तो जो बच्चे मेरिटोरियस बच्चे हैं, जिनके अंदर स्पार्क है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उनको एक्सेस नहीं है क्वालिटी एजुकेशन या अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? तो उनको हम एक वहाँ पे एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ऑडियो विजुअल लैब के थ्रू बच्चों को अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं वहाँ पे, एलसीडी स्क्रीन्स के ज़रिए। जैसे वो चीज़ पहले मुमकिन नहीं था, वो आज मुमकिन है। अगर कोई कैलिफ़ोर्निया में बैठ कर के कोई अगर स्पीच दे रहा है, तो उसकी स्पीचेज़ जो हैं, या कोई अच्छी बात कर रहा है, तो उसकी स्पीचेज़ जो हैं यूट्यूब में और दूसरे मीडिया में अवेलेबल है। तो वो हम अपने बच्चों को वहाँ पे दिखा सकते हैं, जो कि कल तक वो एक्सेस नहीं था उनको, आज उनको एक्सेस है। तो ये एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूटन एकेडमी जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिद्रा फाउंडेशन। सिद्रा जो है एक एक्रोनिम है, सस्टेनेबल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज़। तो ये सिद्रा का एक पार्ट है, एजुकेशन एक पार्ट है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है, या हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के फील्ड में काम हो, हेल्थ के सेक्टर में काम हो। तो जो ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ये है सिद्रा का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसी वजह से वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। जो लोग नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अब कोई भी मीडिया इंटरनेशनल या लोकल नहीं रह गया। अभी आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपका अगर कोई व्यूअर है, हो सकता हो कि वो टिम्बकटू में बैठा है, या कंपाला उगांडा में बैठा हुआ है, या न्यूज़ीलैंड में बैठा हुआ है, तो वो आपको एक्सेस है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किशनगंज में, उत्तर दिनाजपुर में एक छोटी-सी जगह में बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो एक्सेस जो है, इसका रीच जो है ग्लोबल है, ठीक है? तो अब द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। वो जो एसिमेट्रीज़ था पहले, कि न्यूयॉर्क टाइम्स है तो न्यूयॉर्क में ही मिलेगा, ठीक है? और जनसत्ता जो है तो यहीं पे इंडिया में मिलेगा, या ऐसी बात नहीं है अब ये। अब ये है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, और लोकल और इंटरनेशनल कुछ नहीं रह गया है। ये जो लाइन्स जो था ना, ये धीरे-धीरे ब्लर हो रहा है, ठीक है? तो अगर किसी को इंटरनेशनल बनना, जैसे अभी हिंदुस्तान के लोग जो है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं अभी इंटरनेशनली अक्लेम्ड हो गए हैं, ठीक है? अब वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, है ना? वो बहुत क्रेडिबल हो गए। जैसे हम लोग जब छोटे थे, तो हम लोगों के टाइम में जब लोग बीबीसी देखते थे, जब तक कोई खबर जो है बीबीसी में नहीं आ जाता था, तब तक उसको खबर नहीं मानते थे कि हाँ, बीबीसी में आ गया है तो खबर पक्की है। तो बीबीसी ने वो अपनी क्रेडिबिलिटी उस वक्त बनाई थी। अब हो सकता हो कि बीबीसी की वो क्रेडिबिलिटी नहीं हो, या उसमें कोई डेंट लगा हो, लेकिन कई कई लोगों का एक इतना बड़ा क्रेडिबल हो गया है कि अगर वो कह रहा है, मान लीजिए एक मिसाल के तौर पर, मान लीजिए रवीश कुमार कुछ कह रहे हैं, तो अब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपना वो मकाम बनाया है, उन्होंने क्रेडिबिलिटी हासिल की है, ठीक है? बड़ी मेहनत से बनाया है उन्होंने। तो अब वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड पत्रकार है, अब वो तो सर्टिफ़ाइड भी है, अब तो मैगसेसे अवॉर्डी भी हैं, ठीक है? तो ये जो हमारा
मानना है कि इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया, तो ये सिर्फ नाम नेहाद करेगा, नाम मात्र करेगी। जहाँ तक नौकरी करने का सवाल है फॉरेन पब्लिकेशंस में या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स जो होते हैं या इंटरनेशनल चैनल्स होते हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अगर किसी को उन सब प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो उनको तो पहले जर्नलिज्म करना पड़ेगा, उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उनको जैसे मैंने जब शुरुआत किया तो इंडियन एटमॉस्फेयर में काम किया, नेशनल मीडिया में काम किया, यहीं पे दिल्ली से हमने शुरुआत की। उसके बाद हमको बाहर जाके अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन काम तो हमने इंडिया में सीखा। ठीक है? तो अगर आपका काम, जो कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अगर काम आपका अच्छा है, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को अप्रोच करते हैं, तो आप वहाँ भी उनके लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये अब इंटरनेशनल मीडिया जो है ना, मैं यही बार-बार कहना चाहूँगा कि कोई जाकर के, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाहर में जाकर के ही काम करेंगे। बहुत सारे लोग जो है यहीं पे रह कर के भी इंटरनेशनल मीडिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ ह्यूमन इंटरेस्ट, एक वीडियो फुटेज आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो आप जो है, जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं, जैसे एएफपी है, रॉयटर्स है, आप उसको बेच सकते हैं, उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है? तो लेकिन ये है कि न्यूज़ सेंस होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है? जैसे हम लोग जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं कि अगर कुत्ता इंसान को काटता है तो वो न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर इंसान किसी कुत्ते को काट ले तो वो न्यूज़ है, राइट? तो ये न्यूज़ सेंस जो है आदमी के अंदर पहले से इनबॉर्न होता है, फिर उसको आप लोग ग्रूम करते हैं, फिर उसको ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू आप सीखते भी हैं, उसको गार्निश करते हैं, पॉलिश करते हैं, इन्हांस करते हैं। तो अ, इसी तरह आप अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं और फिर इंटरनेशनल मीडिया का पार्ट बन जाते हैं आप। सर, यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देंगे? पहले यंग जनरेशन जो है, मोबाइल स्क्रीन से अपना जो एक्सपोज़र है उसको कम करें, क्योंकि यंग जनरेशन जो है कोरोना की वजह से काफ़ी दिनों तक बच्चे स्कूल से बाहर रहे। जैसे अब हम लोग बचपन में अगर 2 दिन स्कूल नहीं आते तो तीसरे दिन जाने का मन नहीं करता था। ठीक है? तो अब जब 1 साल, 1.5 साल बच्चे बाहर रहे, स्कूल से दूर रहे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लॉस है बच्चों का। और अब जो है हर बच्चे के हाथ में जो है एक मोबाइल है। अब मोबाइल का जो है पॉज़िटिव यूज़ है, नेगेटिव यूज़ है। तो बच्चों का जो है टॉलरेंस कैपेसिटी कम हो रहा है। ठीक है? बच्चे मोबाइल को अ, ट्रिवियल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? बच्चे मोबाइल को प्रोडक्टिव काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आप आपको एक क्या कहते हैं उसको, बाथरूम का जैसे शावर है उसको फिक्स करना नहीं आता है कि कैसे बदलें, तो आप मोबाइल से, यूट्यूब से देख कर के सीख सकते हैं, राइट? और या कोई और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई एक टूल ख़राब हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए भी सीख सकते हैं। लेकिन आप घंटों-घंटों आप यूट्यूब में और रील्स में भी गुज़ार सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब सोशल मीडिया और वगैरह जो चीज़ें हैं, वो मतलब उस तरह से है कि जैसे आप 1 किलो मूँगफली फोड़ते हैं तो थोड़ा-सा दाना मिलता है। तो सोशल मीडिया में वैसे ही है कि दिन भर उसमें रहते हैं तो 2-4 बातें सीखते हैं। उसके बरअक्स जो है, सोशल मीडिया से आप उसको प्रोडक्टिव काम के लिए यूज़ करिए। जैसे आप जो है सोशल मीडिया है में ही आप कई इंटरव्यूज़ वगैरह, ये पॉडकास्ट पोस्ट पोस्ट करते हैं, तो उसको आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्टिव काम के लिए। ठीक है? तो यंग जनरेशन को जो है सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए अपना, और डिजिटल फास्टिंग करना चाहिए। डिजिटल फास्टिंग का मतलब मोबाइल से दूर रहिए। दूर रहिए। हाँ, देखिए, टेस्ट करिए कितना देर दूर रह पाते हैं हम। ठीक है? हमारे जो सोसाइटी है, उसमें सोशल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी तेज़ी से जो है उसका पतन हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन हो रहा है। तो उसकी तरफ भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये सोशल जो बीमारियां हैं जो है, उसके तरफ जो है स्टेट को और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में कोलैबोरेशन करके, कोऑपरेशन करके इसको एड्रेस करना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो हमारा ग्रोथ हो रहा है,
वो जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, यानी कि जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन नौकरियां नहीं क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो आने वाले दौर में जो है नौकरियां और जाएंगी, एआई से काम हो जाएगा। जैसे एक ज़माने में बैल से लोग खेत को जोतते थे, उसके बाद ट्रैक्टर आया, तो ट्रैक्टर से कम 20 आदमी का काम एक ट्रैक्टर कर रहा है। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, बल्कि और ज़्यादा 100 आदमी का काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो 100 लोग जो हल जोतते थे वो बेकार बैठे, उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया। अब कोई आदमी ट्रैक्टर चला रहा है, कोई आदमी ट्रैक्टर को रिपेयर कर रहा है, कोई आदमी पंचर बना रहा है ना? तो कोई आदमी ट्रैक्टर को लोडिंग कर रहा है, कोई आदमी ट्रैक्टर को मेंटेनेंस में लगा हुआ है, धुलाई में लगा हुआ है। मतलब एक एग्जाम्पल। तो इसी तरह आदमी को जो है स्किल सीखना पड़ेगा, न्यू स्किल सेट सीखना पड़ेगा और अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। सिर्फ रील बनाने से, जब हर आदमी रील बनाएगा तो देखेगा कौन? सही बात है। समझ रहे? तो रील बनाना एक, मैं ये नहीं कहता ये गलत है या सही है। अब जैसे फर्ज करिए कि इलेक्ट्रिक रिक्शा है, ई रिक्शा है। अब हर आदमी अगर खेती बाड़ी छोड़ करके ई रिक्शा चलाएगा तो ई रिक्शा में बैठेगा कौन? सही बात। समझ रहे हैं? तो बैलेंस की ज़रूरत है और उसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। जो लॉ जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है मैकेनिज़्म। अब मान लीजिए कि हमारे नज़दीक में सिलीगुड़ी टाउन है। सिलीगुड़ी में अगर उत्तर दिनाजपुर, किशनगंज, अररिया और तमाम लोग जो है सिलीगुड़ी में जाकर के अगर अपना एक रिक्शा ले ले, तो बाकी और लोगों को चलने के लिए जगह बचेगी? नहीं बचेगी। तो वहाँ की पुलिस ने सोचा है ना कि यहाँ पे सिर्फ जो नंबर वाला रिक्शा होगा वही चलेगा, तो उन्होंने इंटरवेंशन किया उस पे। तो इसी तरह स्टेट को, गवर्नमेंट को हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरवीन करना पड़ेगा।